नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ चुके हैं पूरी। दिल्ली सल्तनत मतलब कि गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक का शासन। कौन सा शासक हुआ है, किसने क्या किया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पूरे दिल्ली सल्तनत को साथ एक ही साथ लेके चलेंगे, इनका प्रशासन पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखोगे तो ये अरबी फारसी शासन व्यवस्था पर आधारित थी। और इनका जो सैनिक संगठन था या सैनिक प्रशासन था, ये तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। दिल्ली सल्तनत में शासन का जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, वो सुल्तान होता था। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत का शासन प्रशासन होता है, उसका केंद्र में सुल्तान रहेगा हमेशा। यही सुप्रीम है, हमेशा यही रहेगा। चाहे शासन प्रशासन हो या कानून व्यवस्था हो, न्यायालय हो, सेना हो, सभी का प्रधान सुल्तान ही होता था। और अंतिम निर्णय इसी के हाथ में था। यही प्रधान न्यायाधीश था, यही प्रधान सेनापति था। तो जो भी फैसले अंतिम रूप से लेना है वो सुल्तान ही लेगा। सुल्तान को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसको मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत, ये एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो मजलिस ए खलवत है, महत्वपूर्ण मामलों पर यदि कोई विचार विमर्श करना होता था या कोई सलाह लेनी होती थी, तो उस विषय को सुल्तान मजलिस ए खलवत में रखता था, जिसमें अमीर उलेमा टाइप के लोग होते थे। ये इस पर विचार विमर्श करते थे। सलाह किस मामले पर लेना है, नहीं लेना है, ये सब सुल्तान के हाथ में ही था। लेकिन जब उसको कुछ कंफ्यूजन होता था, कोई राय लेनी होती थी, जैसे इसमें किस तरह की चुनौतियां हो सकती है, इसका धार्मिक व्यू क्या हो सकता है, इसके लिए वो मजलिस खलवत में इसको जो भी मुद्दा होता था, जो विषय होता था, उसको वहां पे रखता था। एक तरह से ये जो संसद होती है, इस टाइप का काम होता है। मंत्री परिषद आप कह सकते हो उसको, मंत्री परिषद ही कहना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें उसके सुल्तान के सिलेक्टेड लोग होते हैं, विश्वसनीय। ये मजलिस एक खलवत भी दो भागों में बटी हुई थी, मजलिस आम और मजलिस खास। तो प्रशासन में जिसकी आप कह सकते हो कि दखल अंदाजी या जिसका इन्फ्लुएंस था, वो मजलिस खास ही थी। इसमें सुल्तान के सिलेक्टेड सलाहकार होते थे, इनकी एक टीम होती थी। अपने सलाहकार मंत्रियों का चयन सुल्तान खुद ही करता था। वो अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री बना सकता था या सलाहकार नियुक्त कर सकता था। और जब उसका मन करे कि ये इसको हटाना है, तो वो हटा भी सकता था। ये पूरा उसके सुल्तान के हाथ में ही होता था। और जो सुल्तान होता बनता है नया, वो अपने हिसाब से सलाहकारों की टीम बनाता था। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते और अपने मंत्रियों की टीम बनाते, बस वैसा ही सिस्टम। इन सलाहकारों में एक वर्ग होता था अमीरों का, जिसको अहल ए शमशीर कहा जाता था। इसमें एक वर्ग अमीर का, इस अमीर को कहा जाता है अहल ए शमशीर। शमशीर मतलब तलवार होता है। और दूसरा वर्ग होता था उलेमाओं का, जिनको अहल ए कलम कहा जाता था। ये जो उलेमा होते थे, ये शरीयत की व्याख्या करने का काम करते थे कि इसमें जो कार्य किया जा रहा है, इसका धार्मिक व्यू क्या है, धर्म के हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है। धर्म मतलब कि शरीयत के हिसाब से, तो ये शरीयत की व्याख्या करते हैं। तो दूसरा वर्ग इसमें आएगा उलेमा का। और इन उलेमाओं को कहा जाता है अहले कलम। कलम मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं। इस जो अमीर वर्ग है, जिसको अहले शमशीर कहा जाता है, इसको अहले सैफ भी कहा गया है। अहले शमशीर या अहले सैफ। ये दोनों शब्द अमीर वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
दिल्ली सल्तनत में कुछ समय तक के लिए नायब ए ममालिक की भी नियुक्ति हुई है। इसे आप कह सकते हो कि सुल्तान का प्रतिनिधि या उप सुल्तान इस टाइप का व्यक्ति होता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक रहा नहीं, तो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। सल्तनत का प्रशासन 4 महत्वपूर्ण विभागों के द्वारा संचालित होता था। 4 महत्वपूर्ण विभाग होते थे इसमें, और विभाग को इस समय दीवान कहा जाता था। सबसे मुख्य विभाग था दीवान-ए-विज़ारत, जिसको राजस्व विभाग भी कह सकते हो आप, और इसका प्रमुख होता था वज़ीर, वज़ीर-ए-मुमालिक उसको कहा गया है। दूसरा होता था दीवान-ए-अर्ज़ या दीवान-ए-आरिज, जिसको सैन्य विभाग कहा गया है, और अरीज-ए-मुमालिक या आरिज-ए-मुमालिक इसका प्रमुख होता था। दीवान-ए-इंशा, जिसको शाही सचिवालय कह सकते हो आप, इसका प्रमुख होता था इंशा-ए-मुमालिक, और ये शाही सचिवालय जो शाही पत्र आदेश वगैरह होते थे, इनका भी संकलन करता था, इनको लिखता था और भेजता था। इसको जो इंशा-ए-मुमालिक है, इसको दबीर-ए-मुमालिक भी कहा गया है। चौथा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान-ए-रसालत, जिसको विदेश विभाग कहा जाता था, लेकिन ये कुछ धार्मिक मामले, जो कानूनी मामले होते थे, जिसका काज़ी निर्णय कर चुका होता था, उसके खिलाफ यहाँ पर अपील होती थी, इसलिए इसको धार्मिक विभाग भी कहा गया है। इसका प्रमुख होता था रसालत-ए-मुमालिक। इसके अलावा कुछ और भी विभाग थे, जैसे दीवान-ए-क़ज़ा, ये न्याय विभाग था, सद्र-उस-सुदूर या धर्म विभाग था। इन विभागों के अंतर्गत दिल्ली प्रशासन संचालित होता था। सभी विभागों को एक-एक करके देखते हैं थोड़ा विस्तार से, किसमें क्या था। तो पहला विभाग है दीवान-ए-विज़ारत। विज़ारत या वज़ारत एक की बात है। इसका जो प्रमुख होता था वो था वज़ीर, वज़ीर-ए-मुमालिक इसको कहा गया है, तो ये वज़ीर का कार्यालय था। आप इसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। शुरुआत में तो ये एक सैनिक अधिकारी होता था, लेकिन बाद में राज्य का जो राजस्व होता है या जो वित्त विभाग होता है, इसका कार्य करने लगा। मतलब पहले तो ये सैनिक का काम भी करता था, और ये वित्त विभाग का काम भी करता था, राजस्व का काम भी करता था, या वज़ीर का काम भी करता था। लेकिन बाद में जब इनका प्रशासन में आप कह सकते हो कि लोगों की संख्या बढ़ी, तो फिर इसने खाली वित्त विभाग का कार्य प्रारंभ कर दिया, या राजस्व का कार्य सँभालना शुरू कर दिया, क्योंकि जब सल्तनत का दायरा बढ़ता गया, राजस्व बढ़ता गया, तो इसका भी काम बढ़ गया। तो ये फिर बाद के समय में सिर्फ़ राजस्व का काम करने लगा, या आप कह सकते हो कि वित्त मंत्री का कार्य करने लगा। पैसे का हिसाब-किताब वगैरह ये सब काम। वज़ीर की सहायता के लिए नायब वज़ीर होता था। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ और कर्मचारी भी काम करते थे, जैसे महालेखाकार, महालेखा परीक्षक। तो महालेखाकार को मुशरिक-ए-मुमालिक कहा गया। इस महालेखाकार को मुशरिफ-ए-मुमालिक कहा गया, और महालेखा परीक्षक को मुस्तौफी-ए-मुमालिक। मुस्तौफी-ए-मुमालिक और मुशरिक-ए-मुमालिक, ये इस वज़ीर के अंतर्गत काम करते थे। तो वज़ीर के अंदर नायब वज़ीर और महालेखाकार, महालेखा परीक्षक, ये कर्मचारी काम करते थे। तुगलक काल में देखेंगे तो खासकर फिरोज तुगलक के काल में वज़ीर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था।
मलिक मकबूल, जिसको आपने देखा था कि खान जहाँ तेलंगानी, सबसे शक्तिशाली वजीर रहा है दिल्ली सल्तनत का। जबकि बलबन के समय में अगर वजीर को देखोगे तो वो नाम मात्र का होता था, उसके पास कोई विशेष अधिकार था नहीं। दीवान विजारत के अंडर में कुछ विभाग थे, जैसे दीवान अमीर कोही, ये कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। दीवान इमारत, दीवान इमारत जो निर्माण का कार्य करते थे, भवन निर्माण का कार्य, आप इसको पीडब्ल्यूडी विभाग कह सकते हो। दीवान इसराक, ये लेखा परीक्षा करता था। दीवान वकूफ, ये व्यय का हिसाब किताब रखता था। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे था यह विभाग। फिर आता है दूसरा दीवान अर्ज, जो सैन्य विभाग था। दीवान विजारत पहला विभाग था। दीवान अर्ज या दीवान आरिज सैन्य विभाग है ये, और इसका प्रधान होता था आरिज मुमालिक। दीवान अर्ज या जो सैन्य विभाग था, इसका प्रधान तो अरीज मुमालिक होता था, लेकिन जो सेना होता था, सेना का प्रधान सुल्तान ही होता था। प्रधान सेनापति जो होता था वो सुल्तान ही होता था हमेशा। ये जो अरीज मुमालिक, ये इस विभाग का प्रमुख था, सेना का प्रमुख नहीं था ये। और इसका काम होता था सैनिकों की भर्ती करवाना, सैनिकों का निरीक्षण करना, वेतन देना उनको, उनके अस्त्र शस्त्र साजो सामान जो होते थे युद्ध के लिए उनकी व्यवस्था करना, सैनिकों का रिकॉर्ड रखना, ये काम इसका था, दीवान अर्ज विभाग का। और आरिज मुमालिक इसको संभालता था। लेकिन जब सेना के संचालन की बात होती है तो प्रधान सेनापति सुल्तान ही होता था। तीसरा विभाग है इसमें दीवान इंशा, ये शाही सचिवालय या पत्राचार विभाग दोनों के काम ही करता था। शाही सचिवालय थे जहाँ से शासकीय पत्र वगैरह जारी होते थे। तो दीवान इंशा। इसका जो प्रधान होता था वो दबीर ए मुमालिक, ये इसका प्रमुख होता था। इस विभाग में जो सुल्तान के शाही फरमान होते थे और जो शाही घोषणाएं होती थी, आदेश होते थे, उनको तैयार करता था ये विभाग, इसलिए इसको शाही सचिवालय कहा गया। और अगर कोई आदेश, फरमान, संदेश भेजना होता था तो वो उसको भेजने का काम भी यही विभाग करता था, दीवान इंशा। दीवान रसालत जो विभाग है, ये एक तरह से विदेश विभाग था, और कभी कभी इसको धार्मिक विभाग भी कहा गया है, दीवान रसालत। इसका जो प्रमुख होता था वो रसालत मुमालिक। मुमालिक शब्द जो है वो पूरे राज्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर आप जो मुस्लिम राज्य होते हैं, देश, देश के लिए मुमालिक शब्द प्रयोग होता है। और रसालत मुमालिक मतलब कि उस पूरे देश या मुल्क का रसालत, इस तरह से ये शब्द, मुमालिक शब्द का ये मतलब होता है। सामान्यतः तो ये विदेश विभाग का काम करता था, दीवान रसालत। लेकिन ये जब काजी किसी मामले पर फैसला देता था तो उस फैसले के खिलाफ अपील की भी सुनवाई करता था ये, इसलिए इसको धार्मिक विभाग भी माना गया, क्योंकि उस समय जो न्याय का जो काम था, न्यायाधीश का काम, वो काजियों के पास था, धार्मिक न्यायालय थे ये।
शरीयत के हिसाब से ये न्याय करते थे। अगला विभाग है इसमें दीवान कज़ा, जिसको न्याय विभाग कहा गया। इसका जो प्रमुख होता था वो काजी होता था, उसको काजी उल कुजात कहा जाता था। तो जो न्याय विभाग का प्रधान होता है उसको काजी उल कुजात कहा जाता है। ये जैसा नाम से ही लग रहा है न्याय विभाग, तो ये न्याय का कार्य करता था। लेकिन जो बड़े बड़े नगर थे वहां पर जो न्यायाधीश नियुक्त होता था उसको अमीर ए दाद कहा जाता था। तो बड़े नगरों का न्यायाधीश अमीर ए दाद कहलाता था, वो न्यायाधीश का काम करता था। यहाँ पर भी वही है कि न्यायालय की अंतिम शक्ति सुल्तान के पास ही थी, वही मुख्य न्यायाधीश था। तो जब भी किसी मामले पर अगर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाता था या कोई टकराव होता था तो आखिरी न्याय सुल्तान करता था। एक और विभाग है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग था। सद्र उस सुदूर ये इस्लामिक कानून का प्रचार प्रसार करने का काम करता था और मुस्लिम हितों की रक्षा करने का काम भी इसी के पास था। ये जक़ात संग्रह करता था, उसका उपयोग करता था, जैसे खैरात, दान, मस्जिद, मदरसों की देखभाल करना, ये काम सद्र उस सुदूर के पास था। सामान्यतः देखा गया है कि काज़ी उल क़ज़ात और सद्र उस सुदूर इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति होती थी दिल्ली सल्तनत में। तो ये था दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन था, उसके कुछ प्रमुख विभाग और उसके अधिकारी। आगे क्लास में हम कुछ और देखेंगे, जैसे राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, कुछ और अधिकारियों के बारे में। ये जो मुख्य केंद्रीय विभाग थे, केंद्रीय प्रशासन किस तरह से चलता था दिल्ली सल्तनत का, हमने इसको देखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।